हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है कि प्रकाश संश्लेषण किन में होता है और क्या तो उसका अभिकारक होता है, क्या उसका उत्पाद होता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कंपटीशन हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम ये करने वाले हैं। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में हम ये जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है 6HCO2 6H2O, और यहाँ पर ये ग्लूकोज है और यहाँ पर O2 और ATP। ये ऐसे इसकी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर जो H2O है इससे फाइनली क्या बनता है, इससे फाइनली O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन इससे बनती है। और इस अभिक्रिया को हम प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसको प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इससे फाइनली जो उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज क्या है, इसका उत्पाद है। और ये जो बनता है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया के थ्रू बनता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो प्लांट कोशिका है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या है, ये प्लांट कोशिका है। और प्लांट कोशिका यानी जो पादप कोशिका है, जो पादप कोशिका है उसमें यहाँ पर ये क्या रहती है, यहाँ पर कोशिका भित्ति रहती है, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति और किन में होती है, सिर्फ जो पादप कोशिका है उनमें ही होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये क्या है, यहाँ पर ये है क्लोरोप्लास्ट। ये पादप कोशिका में ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप कोशिका में बहुत सारे उसके अंग होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, कोशिका द्रव्य हुआ, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में ही होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। तो इसमें जो अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ग्रेना होता है। और ग्रेना क्या करता है, जो जड़ों के थ्रू जो पानी आता है उसको अपने अंदर लेता है। और यहाँ पर अभिक्रिया होती है जिसको हम प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये थैलेकॉइड रहते हैं। और इनका जो उत्पाद है, क्या उत्पाद होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ऐसे वायुमंडल में बाहर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ से ATP भी इसके थ्रू ही बनता है, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया से जो ऊर्जा है वो भी बनती है। तो ये ATP बना, और जो NADPH ये भी क्या बना, इसका उत्पाद बना। लेकिन ये उत्पाद कहाँ पर, वायुमंडल में नहीं जाता है, ये उत्पाद ऐसे यहाँ पर आ जाता है। और वायु और यहाँ से यानी CO2 आ जाता है और इसी चक्कर के अंदर आकर प्रवेश कर जाता है। तो इस चक्कर में क्या क्या आ गया, एक तो आ गया ATP और एक आ गया NADPH और CO2 आ गया। तो यहाँ पर इस चक्कर को हम जानते हैं केल्विन चक्कर के नाम से। ये केल्विन चक्कर है। और ये क्या करता है, यहाँ पर इनसे केल्विन चक्कर में ये पूरी अभिक्रिया होती है और इनके थ्रू क्या बन जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। और इसमें इस केल्विन चक्कर से और भी उत्पाद बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, एक तो बनता है ADP और एक बनता है, एक दूसरा कौन सा बनता है, NADP। ये दो उत्पाद इससे बनते हैं। ये वापस कहाँ पर चले जाते हैं, इनसे बनके ग्रेना में चले जाते हैं। ग्रेना से वापस ग्रेना के अंदर ADP से ATP और NADP से NADPH बनता है। और इस अभिक्रिया को, यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि इसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि प्रकाश की ज़रूरत क्यों होती है, ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा इसको कौन दे देता है, ये जो ATP और NADPH ये इसको ऊर्जा दे देता है। यहाँ से इसको ऊर्जा मिल गई। अब यहाँ से क्या बना, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज यहाँ से बना और यहाँ से ये ग्लूकोज कहाँ पर चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है।
और कोशिका द्रव्य में गया यहाँ से, और कोशिका द्रव्य में इसके साथ में एक प्रोसेस होती है, विधि होती है, कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस। वो पूरी 10 स्टेप्स में जाकर पूरी होती है, और उससे क्या बनता है, उसका उत्पाद 3C यानी 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल बनता है। 3 कार्बन वाला पायरुविक अम्ल बनता है, और यहाँ से ये जो पायरुविक अम्ल बना ये कहाँ पर चला जाता है, ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ तो यहाँ पर चला जाता है, अधिकतर जो पार्ट है, और कुछ ग्लूकोज कहाँ, ये जो पायरुविक अम्ल है ये अवायवीय श्वसन के लिए क्या हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होता है। यानी ये पायरुविक अम्ल है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो वायवीय श्वसन हो जाता है, और यदि ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करता है फिर भी थोड़ी बहुत ऊर्जा देता है तो वो अवायवीय श्वसन होता है। तो यहाँ से जो पायरुविक अम्ल है वो कहाँ पर चला गया, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ कि ऑक्सीजन आ जाती है। कहाँ से आती है ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आती है जो यहाँ पर ग्रेना में जो प्रकाशिक अभिक्रिया हुई थी उससे जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जा रही है, तो कुछ ऑक्सीजन, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, और ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, और इसीलिए हम इसको वायवीय श्वसन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर इसका जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, यानी वास्तव में एटीपी बनती है इससे ऊर्जा। लेकिन यदि हम इसको और थोड़ा डीपली स्टडी करें तो वास्तव में इससे क्या नहीं बनता है, इससे एटीपी नहीं बनती है। वो तो हम ऊपरी तौर पे ऐसे ही कह देते हैं कि ये एटीपी बनता है, लेकिन वास्तव में इससे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके जो यहाँ पर झिल्ली है, इस झिल्ली से बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक इलेक्ट्रॉन मोटर लगी रहती है। वो इलेक्ट्रॉन मोटर क्या करती है कि इधर जैसे ही इलेक्ट्रॉन अब इससे ऐसे जाते हैं, और वो क्या बना देता है, वो एटीपी बना देता है। यानी कुल मिला के ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेकर एटीपी बनाने की मशीन है, और जो एटीपी बना वो इसके अंदर चला जाता है। इसीलिए तो हम जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि अधिकतर जो ऊर्जा है वो यहीं पर बनती है, और जो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो काम में आती है हमारे में भी होता है, जो जंतु कोशिका होती है। अब इसका वास्तव में पूरा उत्पाद क्या क्या था, CO2 था, H2O था और ATP था। तो ATP के बनने के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर जो CO2 है, ये CO2 कहाँ पर जाता है, ये CO2 जो केल्विन चक्कर में जो CO2 काम में आती है, ये वाली CO2 वहीं पर चली जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इससे जो O2 निकला वो तो इसको दे दिया, और इससे जो CO2 बना वो इसको दे दिया। तो इस तरह से दोनों ने अपनी एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर ली। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जो पौधे होते हैं वो रात में तो क्या करते हैं, रात में तो वो CO2 को क्या करते हैं, CO2 को तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को वो लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रात का मतलब क्या हुआ कि रात में प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो ये जो ग्रेना में जो प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है वो प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी। अब यदि प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब O2 भी नहीं निकलेगा, O2 भी नहीं निकलेगा, और O2 भी नहीं निकलेगा, और ये ATP और NADPH भी नहीं निकलेगा, बनेगा नहीं, ये अभिक्रिया हुई नहीं, तो ये दोनों भी नहीं निकलेंगे। जब ये दोनों नहीं निकले तो इसका मतलब ये वाली जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ये कौन सी है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसका मतलब जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो भी नहीं चलने वाली, और वो नहीं चलेगी तो वो CO2 क्यों लेगी। तो क्या हुआ कि ये O2 यहाँ से नहीं निकली तो इसके पास में ये O2 नहीं गई। अब O2 नहीं गई तो ये तो कहीं से तो O2 लेगा, इसलिए ये O2 यानी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से ले लेता है, इसलिए ये ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेता है। कहाँ से लेता है फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन वायुमंडल से ले लेता है। अब यहाँ पर इसका, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है ये तो हमेशा ही चलती रहती है, ये रुकती नहीं है, और इसके थ्रू क्या बना, यहाँ पर CO2 जो बना, ये CO2 क्या है, यहाँ पर CO2 तो ये बन गया। अब CO2 जब ये नहीं लेगा, जब अप्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी तो ये तो CO2 क्यों लेगा, तो CO2 कहीं पर तो जाएगी, इसलिए ये क्या करता है, इसको वायुमंडल में छोड़ देता है। भाई कहीं पर तो छोड़ेगा, तो ये वायुमंडल में छोड़ देता है।
तो इस तरह से ये क्या हुआ, यानी रात में हम देखते हैं तो उल्टी क्रिया होती है, इसीलिए बोलते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने पूरा समझा कि किस तरह से प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, किस तरह से अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखिए, अब ये इस तरह से हमने पूरा इसको समझ लिया। और यदि आपको कोई डाउट रहता है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।